हम लोगों के पास अभी बोर्ड्स में सिर्फ 3 महीने बचे हुए। बोर्ड्स में उन लोगों के पास जो है 3 मंथ्स बचे हुए हैं। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स को 3 मंथ के बाद बोर्ड में अपीयर जो भी होने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे अभी सवाल होंगे कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो कुछ टिप्स मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको जितने भी टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए साइंस के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो साइंस में जितने भी टॉपिक्स है, सपोज कि जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आप क्या कीजिए ना कि PYQs फाइंड आउट कीजिए। सपोज कि PYQs पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है, आप पहले ये ट्राई कीजिए ना कि सपोज कि पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं एंड उसमें क्या कीजिए ना कि PYQs में ये चीज पिछले 5 सालों में ये आप फाइंड आउट कीजिए कि उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पिछले 5 इयर्स में पूछे गए हैं। उसके बाद उसको मार्क आउट कीजिए या फिर एक जगह पे उसको लिख लीजिए, जिससे आपको ये अंदाजा मोटा मोटी ये अंदाजा हो जाएगा कि कुछ कुछ कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस में CBSE या फिर आपका स्टेट बोर्ड पूछता है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। अब उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। इनफैक्ट उन सारे टॉपिक्स को एक जगह पे लिख लीजिए एंड उसको क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार उसके आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। अल्टीमेटली आपको कोई भी टॉपिक्स को समझा हुआ जो भी टॉपिक्स है, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में आप जो लिखोगे उसी का मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड, आप लोग PYQs करने के बाद क्या करोगे, PYQs के बाद आप उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उसको आप एक जगह कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका सिलेबस बहुत तेजी से पूरा होगा, है ना। इस तरह करके आप साइंस का हर एक टॉपिक्स का आप PYQs देखो, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं जो कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको आप कवर अप करते चलो। इसके इस टाइप के आप पढ़ोगे तो आपका पक्का है कि 98% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि अभी से ही आप प्रैक्टिस करो ना आंसर राइटिंग का। सेकंड क्या करना है आपको, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आप लोग जो है ना कि आप लोग को पास कंसेप्ट या फिर आप लोग पास दिमाग, आपके दिमाग में बहुत सारे डाटा, बहुत सारा कुछ रहता है, आप पढ़े हुए रहते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे लिखें। तो आप लोग क्या करो ना कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करो। फर्स्ट आप PYQs देखें एंड देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट किए, उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह लिख लो एंड आप उसका रिमेंबर करो या फिर उसके थोड़ा जितना भी ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इससे आपका क्या हो कि आंसर राइटिंग में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, थर्ड में आप क्या करोगे ना, ये बोर्ड एग्जाम में उन सारे टॉपिक्स को पहले कवर अप कर कीजिए जिसमें अ, आपका टॉपिक, आप उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कीजिए जिसमें आप कमजोर हो, है ना, वीक हैं। आप जिस सारे जो जो भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे दायरे में नहीं है, तो उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। तो पहले क्या करना है कि वैसे टॉपिक्स को कवर अप करना है जिसमें आप कमजोर हैं, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड साथ साथ में आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक्स में आपका कमांड है, जिस भी टॉपिक्स में आपका कमांड है, स्ट्रॉन्ग है, उसको आप अच्छे से उसको और रिवीजन करते जाना है। वीक टॉपिक्स को बार बार देखना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है ना। तो इससे क्या होगा कि ऐसे होगा कि आपको पूरी तरह से बुक कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट लीजिए, है ना। प्रैक्टिस सेट्स आपको बहुत सारे मार्केट्स में ओसवाल पब्लिकेशन का सैंपल पेपर या फिर आपका स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत सारे सिंपल पेपर्स आते हैं, तो आप उन सारे सैंपल पेपर को प्रिफर कर सकते हो एंड देन उनमें जो भी सेट्स दिए हो रहे आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, 4 से 5 घंटे लग सकते हैं एक सैंपल पेपर का एक सेट को बनाने में, बट आप उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे समय के साथ में उसका जो ड्यूरेशन होगा वो घटता चला जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं एंड उनको उन लोग क्या होता है ना कि 2.5 आवर में क्या करने लगते हैं, कंप्लीट करने लगते हैं। आपको कोशिश करना है कि 2.5 आवर में पूरी तरह से पेपर को कंप्लीट कर देना है ना? इसके अलावा आप ना प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करते हो, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप अंडरलाइन करो। सपोज़ कि सबक अभी हम लोग क्या पढ़े, टिश्यू के बारे में पढ़े। टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है एंड फंक्शंस सिमिलर फंक्शन शो करता है, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। उस केस में क्या करेंगे, ये सिमिलर को फिर या फिर फंक्शन को या फिर मान लीजिए सेल के डेफिनेशन लिखते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिमिट लिख के द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा जब आपका कॉपी चेक करेगा तो आप उनको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट जो भी मेन टॉपिक से उसको अंडरलाइन किया है, तो उनको पता चल जाएगा कि और स्टूडेंट को कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड या उसको आता है, तो वो ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा तो आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए ना कि साइंस के लिए खास करके बायो में आप हर एक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है एंड उससे रिलेटेड अगर आप क्या कर सकते हो ना कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर देना, ठीक है? ड्रॉ करिएगा तो उससे क्या होता है ना, आप एक तो आंसर करने में आपको आसानी होगा। इसके अलावा एग्जामिनर को उससे ज़्यादा समझ आएगा एंड वो अच्छे से आपको मार्क्स भी देगा, ठीक है? इसके अलावा सोशल साइंस में आप लोग क्या कर सकते हो, सोशल साइंस में हमेशा ये प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग का तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में जो भी आंसर्स करोगे उसको आप लोग पॉइंट वाइज करना। जो भी आंसर्स करोगे उसको बेसिकली आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज आंसर करना है। आपको पॉइंट्स जैसे कि सपोज कि 4-5 पॉइंट दीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 3-4 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन कीजिए। पॉइंट्स में एक्सप्लेन कीजिए प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है? हाईलाइट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा एग्जामिनर को क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा विजिबिलिटी होगा आपका आंसर, उतना और जितना कन्वीनियंस होगा, जितना ज़्यादा आप एफर्टलेस एफर्ट मतलब होता है ना कि जितना साफ सुथरा और जितना अच्छे से आप कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे, एग्जामिनर को जितना कम परेशान करोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा इन सारे टॉपिक्स के अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अभी से ही ध्यान रखना होगा। पहला कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है? सोशल मीडिया में क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, इन सारे से आप लोग अभी कुछ दिन के लिए तीन कम से कम एटलीस्ट आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। 3 महीने के लिए आपको ये सब में आपका जो ड्यूरेशन है उसको कम करना होगा। आप में भी आप लोग बहुत सारे इंस्टा रील्स देखते होंगे, व्हाट्सएप में या चैट करते होंगे, यूट्यूब में आप लोग शॉर्ट्स देखते होंगे, तो इसका ड्यूरेशन आपको कम करना होगा। क्योंकि आपका जो होता है ना, हम लोग ये नोटिस करते हैं ना कि जो रील्स होते हैं, ये जो शॉर्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंगेजिंग होते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं एंड हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो आपका क्या होगा ना कि अभी सोशल मीडिया से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पास टाइम है नहीं, आपके पास टाइम है नहीं। हाँ, अगर आपको नंबर नहीं लाने हैं, 98% आपको नहीं लाने हैं, नॉर्मल से 60-70% के आसपास लाने हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। लेकिन उन सारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा जो अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट कुछ महीनों तक 3 महीना कम से कम आपको 3 महीने है ना, 3 मंथ्स आपको इससे दूर रहना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है। और क्या करता है ना कि आपका यहाँ पे जो रील्स होते हैं 25 सेकेंड्स के, 15 सेकेंड्स के, ये सब जो इतने सारे सेकेंड्स के जो होते हैं ना, ये क्या करता है ना, आपका फोकस जो होता है किसी भी छोटे अंतराल में आपको हमेशा 15 सेकेंड्स में आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो एंड 15 सेकेंड्स पे दूसरा टॉपिक आ रहा है, दूसरा टॉपिक। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो माइंड है ना वो किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि आपका हैबिट आपका धीरे धीरे क्या करेगा ना कि आपका अभी से ही अगर प्रैक्टिस करोगे कि इससे दूर रहने की, तो धीरे धीरे आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आपका फोकस बढ़ेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें कमांड बढ़ता चला जाएगा। आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, अच्छे से उसको
रिमेंबर कर पाओगे, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना है। एंड सेकंड फैक्टर क्या करना है कि थोड़ा सा आपको सेल्फिश बनना है। सेल्फिश इन द सेंस कि आप क्या करो ना कि अभी जो है ना कि फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिली मेंबर्स में, या फिर कोई किसी फैमिली मेंबर्स में फंक्शन कुछ हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, उससे आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम है एंड बोर्ड्स आने वाले हैं। एंड बोर्ड्स में जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपका फ्यूचर में पूछा ही जाएगा, है ना। 10th के या फिर 12th के जो भी बोर्ड्स होते हैं, 10th और 12th के जो भी बोर्ड्स में जो भी मार्क्स आते हैं, वो हमेशा हर जगह आपको पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा इन सारे फंक्शन से, रिलेटिव से, या फिर जो भी फेस्टिवल से, एक सारा फेस्टिवल तो बीत गया है, लेकिन फिर भी जो भी आने वाले फेस्टिवल से या फिर जो भी वैकेशन से, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंड देन आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो आपके 98% इजीली आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।